हेलो एंड वेलकम। आज डेट है 5 दिसंबर 2024 और हम लेकर आ गए हैं द इंडियन एक्सप्रेस। तो आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन पेज से, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है इकॉनमी से विंडफॉल गेन टैक्स। न्यूज़ ये है कि विंडफॉल गेन टैक्स ऑन ऑयल पुट टू रेस्ट द मूव एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि तुम्हें बस जानना है कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है, गेन टैक्स होता क्या है। तो देखो, जब ऑयल मार्केट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फर्म्स होती हैं, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग फर्म्स होती हैं, जब वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लगती हैं तो गवर्नमेंट उस प्रॉफिट को चेक करने के लिए विंडफॉल टैक्स लगा देती है। और प्रॉफिट बनाएंगी कैसे? सिंपल, ये अप्लाई किया गया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, यानी 1 जुलाई 2022 में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स। देखो हुआ क्या, जब वॉर हुई तो सप्लाई साइड से कंस्ट्रेन हुआ ऑयल का, तो बहुत सारी इकॉनमीज़ में ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई। और क्योंकि हम भी हमारी जो ऑयल की प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट है, हम उसको यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं अपनी डोमेस्टिक प्राइसिंग, तो उसकी वजह से हमारी प्राइस भी बढ़ी। बट हमारा प्रोडक्शन तो हमारी इकॉनमी में ही हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो, तो जो प्राइस का इन्फ्लेशन हुआ ना वो टोटल गेन था प्रोड्यूसर्स के लिए, तो इन्होंने और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। प्राइवेट फर्म का मोटो ही यही है, प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ती हैं उतना ही सब प्रोड्यूसर चाहता है कि और सप्लाई साइड से चीज़ें बढ़ें ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इस प्रॉफिट को चेक करने के लिए कि विंडफॉल गेन टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका ये है कि ये एक टाइप का सेस है, और सेस हमें पता है कि जो सेस होता है उसका पैसा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से वो शेयर नहीं करता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सेस के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसमें उनको 1% भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना ही है मामला, बेसिकली आपको इतना ही समझना होता है। और इसको बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब देखो सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो चुकी है। अब टेक्निकली मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इससे 1 रुपये का टैक्स मिल नहीं रहा था, तो इसको ऑफिशियली बरी कर दिया गया है। मतलब पैसे तो आने बहुत पहले से बंद हो गए थे। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ, देखो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो ज़ीरो हो चुका था 18 सितंबर 2024 में ही। और इससे पहले देखो डीजल पे जो एक्सपोर्ट पे लगाया गया था वो एक माह 2024 से ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब जो बीच का प्रॉफिट है वो कम हो चुका है, क्योंकि अब सप्लाई साइड भी ठीक हो चुकी हैं, अब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। डोमेस्टिक किसी भी इकॉनमी में इतना इन्फ्लेटेड प्राइस है नहीं, और सप्लाई साइड से भी लोगों ने काफ़ी रिकवर कर दिया है। तो अब सिचुएशन नॉर्मल है, तो टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हटा दिया गया है। अब सेकेंड आर्टिकल क्लाइमेट जियोग्राफी से आया है, लेक इफेक्ट स्नो। यार जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी से इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था, खैर अब देखते ही है क्या। तो बेसिकली क्या है कि हम जानते हैं जो लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के बीच में, मिचिगन हो गया, सुपीरियर हो गया, और ह्यूरॉन हो गया, और ये सारी जो लेक्स हैं, तो यहाँ से फिनोमेना आती है ये। इसमें है क्या, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। इसमें होता क्या है कि जब भी कनाडा साइड से, बेसिकली नॉर्थ पोल से जब कोल्ड विंड्स आती हैं, तो जो मॉइस्चर लेडन वार्म एयर होती हैं लेक के ऊपर, वो डिस्प्लेस होकर एकदम अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। इतना ऊपर जाती हैं कि वो एकदम इस लेवल पे पहुंचती हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ के ऊपर जाने पे वो फ्रीज कर जाती हैं, और इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो क्लाउड होते हैं ना वो एकदम हैवी स्नोफॉल ट्रिगर करते हैं। तो अल्टीमेट इस फिनोमेना का रिजल्ट ये होता है कि एकदम हैवी स्नोफॉल, एक तो स्नोफॉल वैसे भी हो रहा था क्योंकि कोल्ड विंड उधर से आ रही हैं नॉर्थ साइड से, दूसरा स्नोफॉल इसको और ट्रिगर इसलिए कर देता है क्योंकि जो वार्म एयर थी वो डिस्प्लेस हुए ऊपर एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पर उसने क्लाउड का फॉर्मेशन किया, और फिर वहाँ से हैवी स्नोफॉलिंग होगी। ठीक है, तो ये है लेक इफ़ेक्ट, अरे क्या गया, ग्रेट लेक्स का लेक इफ़ेक्ट स्नो फिनोमेना। अब देखो ये आर्टिकल थोड़ा सा रिलीजन का है, बट तो सिंस ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो हम ऐसा मिस आउट फील कर रहे हैं इसको लेकर, तो हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें है क्या।
अकाल तख्त एंड सैड, सैड मतलब कि शिरोमणि अकाली दल। अब देखो हुआ क्या है, शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर हैं सुखबीर सिंह बादल, उन पे किसी ने ये हैं, इन पे किसी ने हमला करने की कोशिश की है गुरुद्वारा के एंट्रेंस में, जबकि यहाँ पे अपनी पनिशमेंट फेस कर रहे हैं। इनको पनिशमेंट मिली है कि गुरुद्वारा की गार्डिंग करेंगे ये, क्योंकि ये जो हैं सुखबीर जी, ये पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2007 से लेकर 2017 तक। तो इन पे कुछ मिस रूल के एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो अकाल तख्त की तरफ से इनको पनिशमेंट दी गई है कि ये गुरुद्वारा का जो एंट्रेंस है यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी करेंगे। ठीक है, अब अकाल तख्त क्या है और क्यों इस्टेब्लिश करा गया था, तो यहाँ पे देखो, इसको इस्टेब्लिश किया था सिक्स सिख गुरु मास्टर गुरु हरगोबिंद इन 1606, जब इनके पापा गुरु अर्जुन देव को मुगल ने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो बेसिकली इन काइंड ऑफ रिबेलियन या फिर एक सिंबॉलिक रिबेलियन की आगरा के अगेंस्ट में खड़ा किया गया कि हम अपने आप को खुद से गवर्न करेंगे, हम मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ समझ लो। मे बी आई एम नॉट यूजिंग द राइट फ्रेज, बट इन्फरेंस यही है इसका। तो अब क्या है कि जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोग सिखिज़्म में बिलीव करते हैं, सब पे इनकी जो भी अकाल तख्त से पनिशमेंट मिलती है या फिर सम्मन करते हैं जिसको भी, उसको सुनना पड़ता है। वो आके उस चीज़ को फेस करते हैं। अगर कोई पनिशमेंट मिला है तो उनको पूरा करना पड़ेगा। काइंड ऑफ फियरिंग, या फिर एक समझ लो कि यहीं पे जजमेंट होता है सिखिज़्म का। तो अकाल तख्त के हेड जो होते हैं उनको कहते हैं जाथेदार। ठीक है, अब जाथेदार को इस्टेब्लिश कौन वहाँ पे चूज़ करता है, तो उसको चूज़ करने के लिए कमेटी बनाई गई थी 15 नवंबर 1920 को, जिसको कहते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC। ठीक है, तो SGPC 1920 से ही इसमें जाथेदार को चूज़ करती आ रही है। अब SGPC अकेली तो नहीं है, इसमें 191 मेंबर होते हैं, जो कि उसमें से शायद 170 इलेक्टेड होते हैं, बाकी कुछ और प्रोसेस है नॉमिनेशन का। तो पूरे डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जो SGPC होती है वो जितने भी गुरुद्वाराज हैं, सिख साइंस हैं, उसको कंट्रोल करती है पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और चंडीगढ़ में। उनका पर्पज़ ये है कि हम अपने आप को खुद गवर्न करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स महंत को कंट्रोल करते थे। तो हम जानते, जब सिख रिफॉर्म की बात करते हैं, सोशल जस्टिस रिफॉर्म में जब सिखिज़म की बात आती है, तो हम इसका नाम पढ़ते हैं वहाँ पे कि उनके रिबेल में कि हम अपने आप को खुद गवर्न करेंगे और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस को कम करेंगे, इसके रिबेल में बनाया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो सारा काम यही करते हैं ये। और इनका और SAD का रिलेशन क्या है, अब देखो, जो SGPC है ना, वो कहा जाता है कि SAD बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इसको। SGPC में इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्शन में जो मेंबर होते हैं वो काइंड ऑफ SAD यानी शिरोमणि अकाली दल के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें, कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं और उनकी आइडियोलॉजी को कैप्चर करते हैं। तो ये अलग नहीं है, साथ में बनाए गए थे। ये नवंबर में बनाया गया था और वो दिसंबर में 14 दिसंबर को सेम ईयर में बनाया गया था, टू मोबिलाइज सिख अगेंस्ट करप्ट महंत एंड ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द गुरुद्वारास। तो ये अकाल तख्त, ये देखो, अकाल तख्त, SGPC एंड शिरोमणि अकाली दल एज अ 3 पोल्स ऑफ द सिख पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने, अगर समझना चाहो आप, तो यहाँ पे किसी ने बहुत सही इन्फ्रेंस दिया है कि SGPC एंड SAD आर लाइक BJP एंड RSS। ठीक है, SAD इज़ RSS एंड SGPC इज़ BJP, ऐसा करके। पर अगेन ये राइट कंपैरिजन नहीं होगा, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। तो इतना सा मामला है ये कि और इसमें ऑब्वियसली इलेक्शन है, तो कुछ इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी को उनसे प्रॉब्लम रही होगी और उन्होंने पे अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप का कोशिश किया है। प्रोडक्शन कैप, केमिकल बैन्स एंड वाई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टैक्स क्लब। अब देखो यार, कितने दिन से सुन रहे हैं कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का फॉर्मेशन होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? क्योंकि
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली (UNEA) ने अग्री किया था कि दिसंबर 2024 तक हम एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लेकर आएंगे जो प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब इसमें नेगोशिएशन फील क्यों हुआ ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की बात हो रही है। तो नेगोशिएशन के एंड में क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अग्री किया कि हम सप्लाई साइड से भी प्लास्टिक कम करेंगे, यानी कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन भी कम किया जाएगा। बट देर आर सम कंट्रीज़ हु आर सेइंग कि प्लास्टिक प्रोडक्शन के कैप के बारे में तो बात नहीं हुई थी, हम सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेसिक डिफरेंस यही है कि इन्होंने कुछ लोग यानी कुछ लोग का मतलब है कि सऊदी अरबिया, कुवैत, रशियन, ईरान और इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले इंडिया और चाइना भी हैं, जो कह रहे हैं कि यार सप्लाई साइड कैप की बात ही नहीं चल रही थी, हम सप्लाई साइड प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे, हमारा है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से कर सकते हैं। अब जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कह रही है कि सप्लाई भी कम करो और प्रोडक्शन कैप लगाओ कि एक इकॉनमी इतना ही प्रोड्यूस कर सकती है। बट इंडिया का स्टैंस ये है कि यार देखो, जो प्रोडक्शन कैप की बात कर रहे हैं और सप्लाई साइड केमिकल बैन की बात कर रही है ना, बहुत वेग है, इस पर कुछ बहुत वेल डिफाइंड चीज़ें हम बात कर नहीं रहे हैं, कुछ कंक्रीट नहीं है। तो जब डेवलप्ड इकॉनमीज़ है, हो सकता है इसको इन द फ्यूचर यूज़ कर सके टैरिफ बढ़ाने के लिए या फिर नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, जो हमारे लिए बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग है। तो डिफरेंस यही आया है कि सप्लाई साइड की बात उसमें यूएनईए में नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा प्रॉपर प्रोग्राम है या फिर फंड मैनेजमेंट है तो उसके बारे में बात करते हैं, इससे नहीं होगा। और ये ऐसा करके ये ट्रीटी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, इस पर कोई कंक्लूज़न नहीं बना है। आगे बढ़ो। बांग्लादेश इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान। ओके, अब देखो, साउथ कोरिया में पता है कि थोड़े टाइम के लिए मार्शल लॉ लगाए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा पे, बाद में पार्लियामेंट ने उसको हटा दिया। तो सिंस हटाने के बाद प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात चल रही है कि हटाओ इनको भाई। और ये प्रेसिडेंट नेपाल के पीएम केपी ओली गए थे बीजिंग और वहाँ से बात करके आए हैं, BRI का पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करके आए हैं। वो कह रहे हैं कि BRI इन चाइना जो डेवलप कर रहा है BRI, उससे नेपाल का बहुत प्रॉफिट है। इसमें एक चीज़ सिग्निफिकेंस थी कि नेपाल ने सीधे कहा है कि वो लोन लेने के तैयार नहीं है, वो सिर्फ ग्रांट ही रिसीव करेंगे BRI के लिए। तो जब नेपाल ने ग्रांट वर्ड का यूज़ किया तो चाइना ने कहा तुम ग्रांट हटा दो, तुम उसको इन्वेस्टमेंट लिखो। तो बाद में नेपाल के कांग्रेस ने, नेपाल के पार्लियामेंट ने कहा कि न तुम्हारा न मेरा, हम एड लिखेंगे। अब एड बहुत वेग एम्बिग्विटी है इसके साथ, बहुत वेग स्टेटमेंट है कि एड में क्या, क्योंकि कुछ लोगों के लाइन ऑफ क्रेडिट भी एड जैसा होता है, बट ये एड होता नहीं है। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ अ काइंड ऑफ लोन। तो ये नहीं पता कि ये लोन ले रहे हैं, ग्रांट ले रहे हैं, क्या करेंगे। अभी प्रॉपर फ्रेमवर्क इन्होंने पब्लिक नहीं किया है, जब करेंगे तो देखा जाएगा क्या है, इन्होंने क्या कांड करके आएंगे। आगे क्या यार, बहुत लेंथी सा न्यूज़ पेपर लग रहा है आज। इंडिया लिमिटेड सक्सेस इन कैप्चरिंग चाइना +1 स्ट्रेटजी नीति आयोग। देखो, ये कुछ दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि चाइना प्लस स्ट्रैटेजी से, चाइना +1 से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है जितना फ़ायदा बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को हुआ है, जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। उतना हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा चीप लेबर है, सिंप्लीफाइड टैक्स लॉज है, लोअर टैरिफ्स है और बहुत ज़्यादा FTA उन्होंने साइन कर रखे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो, जो किया वो किया, अभी क्या करना है कि ट्रम्प एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर चुके हैं। चाइना और USA के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है। ठीक है, अब USA ने अनाउंस किया था कि वो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कंप्यूटर चिप्स मेकिंग और इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर एंड हाई ब्रांड विथ मेमोरी चिप्स में। तो चाइना ने रिटेलिएशन पे गैलियम, जर्मेनियम, एंटीनियम, एंटीमनी पे बैन लगा दिया कि तुम वो नहीं दोगे हमें तो हम ये तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ट्रेड वॉर तो हो गया स्टार्ट।
तो अब वो कहावत है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा होता है, तो हमें वो बंदर बनना है। मतलब लिटरल मत लेना, पर देखो, आ, माना कि यूएसए को लगता है कि हम भी टैरिफ किंग हैं, हम भी कुछ टैरिफ लगाते रहते हैं, और अभी उन्होंने हाल ही में हमारी स्टील के जो एक्सपोर्ट्स है उस पर टैरिफ लगाए भी है। बट देखो यार, 60% टैरिफ चाइना पे लगना और 10% टैरिफ इंडिया पे लगना, स्टिल हम प्रॉफिट में हैं। अगर अगर चाइना नहीं सप्लाई कर रहा है कुछ, यानी कि चाइना को सप्लाई करने से मना किया जा रहा है, तो इट हैज़ टू बी इंडिया, इट हैज़ टू बी इंडिया। हमें ही होना पड़ेगा वहाँ पे, और हमें होना चाहिए वहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि हम बूम करें। क्योंकि ये बहुत अच्छा हमें मौका मिला है कि हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें और ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकें, ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ठीक है। विल रिजर्व बैंक गो फॉर CRR कट। अब CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो, CRR होता है और SLR होता है। तो CRR जो होता है उसमें बैंक को कैश में कुछ कैश डिपॉजिट रखना पड़ता है RBI के पास, जिस पे RBI कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। और दूसरा होता है SLR। इस पे बैंक कुछ सिक्योरिटीज अमाउंट में रख सकती है, और इस पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी रखोगे तो गेन होगा, तो इस पर कुछ बैंक को मिल जाता है, पर इस पर कुछ भी नहीं मिलता। ये टोटल वेस्ट होता है बैंक के लिए। तो सिंस हमने देखा कुछ दिन पहले NSO के डेटा आया और 5.4% इकोनॉमी का ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा कम है। तो MPC की मीटिंग थी 4 से 6 सितंबर तक। तो रेपो रेट तो चेंज नहीं किया गया है, जो 6.5% पे ही करा गया है। बट RBI सोच रही है कि हम इस CRR को कम कर दें। अब जब CRR कम होगा ना, तो बैंक को कम CRR रखना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, यानी इट इज़ अ ईजी मनी पॉलिसी। सपोज़ करो कि सपोज़ करने की क्या ज़रूरत है, CRR एक्चुअली 4.5% ही है, जो हम एज्यूम करें कि 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस होगा। 25 बेसिस पॉइंट मतलब कन्फ्यूज़ मत ना, 0.25% की बात कर रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और सपोज़ करो कि 5% का CRR है। तो अगर तुम 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज़ बचता है बैंक के पास, तुम किसी को इन्वेस्ट कर, किसी को लोन देने के लिए। और सिर्फ CRR, ये सब CRR को काट रहा है। इस 5%, इस 5 रुपये पे ना बैंक को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत गंदा सा हो गया यार, ठीक है। और बाकी जो 95 रुपीज़ है उसमें से भी कुछ SLR की सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेंगी। तो पर वो जो 5 रुपये थे ना, इस पर कुछ नहीं मिलने वाला। ये है CRR। अब सोचो, इसको RBI कर दे 2 रुपये या 2% कर दे। सॉरी, थोड़ा सा ना मेरा मिस्टेक हो जाता है, बियर कर लिया करो तुम लोग। और तो 100 में से सिर्फ 2 रुपये ही बैंक को रखना पड़ेगा एज अ CRR। तो सिर्फ 2 रुपये वेस्ट हुए। बैंक के लिए तो वेस्ट ही है ना यार। तो बस, और इससे ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा। अब देखो यार, इंडिगो को ना एयर हेल्प से वर्स्ट एयरलाइंस में रैंक किया गया है, जिस पे इंडिगो कह रही है कि ना, हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। अपना अपना हॉरोस्कोप देख लो। और ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। और हाँ, कुछ हमने पेपर में आगे छोड़ा था, तो हम वो भी देख लेते हैं क्या है। क्या था, हाँ, रेलवे अमेंडमेंट बिल आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि रेलवे एक्ट और रेलवे बोर्ड एक्ट को मर्ज कर रहे हैं, ये दोनों एक्ट, ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। और इसके क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्या होने वाला है, ये तो अब एक्ट बनने के बाद पता चलेगा। बट फिलहाल ऑपोजिशन कह रही है कि ये एक मूव है कि गवर्नमेंट इसको भी प्राइवेटाइज करना चाहती है। अगेन
अब देखो यार, गवर्नमेंट ने जो कनाडा और यूएस ने चार्जेस लगाए हम पे, कनाडा कह रहा है कि हमने हरदीप सिंह निज्जर के डेथ में कुछ रोल प्ले किया है, और यूएसए कह रहा है कि हमने गुरबंद सिंह पुन्नू के किल में कोई रोल प्ले किया है। तो अब इसको लेकर हमने कुछ हाउस कमेटी बनाई है इसको स्क्रूटनी करने के लिए बेसिकली, क्योंकि हम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ये जयशंकर जी से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था हाउस में, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो उसको उससे रिलेटेड उन्होंने जवाब दिया है कि हाँ भाई डिस्कशन चल रहा है। अगेन अब देखो यार, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा बांग्लादेश में सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं उनके लिए। तो हसीना जी ने उनको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू एड्रेस किया है कि ऐसे तो नहीं चलेगी सरकार। और कुछ तो है नहीं इस पे। देखो ये 5 साल में 107 डेथ हुई है हॉस्पिटल फायर की वजह से। सेम स्टोरी ऑफ जीरो अकाउंटेबिलिटी। देखो ये केसेस आती है ना, 2 दिन लोग याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाता है जैसे पहले था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग करी है कि क्या पैटर्न होने वाला है, कौन अकाउंटेबल है। अभी ये तो रिसेंट का था जो झांसी में जो एनआईसीयू में वार्ड में आग लगी थी यार, छोटे छोटे बच्चों के वार्ड में आग लगी, तो कितना फेयरफुल इमेजेस आ रही थी वहाँ से, पर अकाउंटेबिलिटी को नहीं लेता। एंड विद दिस आई थिंक वी आर डन विद द टूडेज न्यूज़पेपर। और आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।